तो लास्ट टर्न पे हम लोग पढ़ रहे थे इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में, है ना। तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर दो इवेंट है, मान लो ए एंड बी, और दोनों अगर इंडिपेंडेंट होंगी तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा, है ना। या हम लोग दूसरे में कहें कि प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी, इसकी वैल्यू अगर प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है तो इट मींस दैट ए एंड बी बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगी। इज दैट क्लियर? फिर मैंने इसमें आपको बताया था कि अगर इसका कोई भी कॉम्बिनेशन लिया जाए, दैट इज प्रोबेबिलिटी ए प्राइम इंटरसेक्शन बी, अगर ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ए प्राइम इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसी तरह से मैंने कहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्राइम, तो दैट वुड बी प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी प्राइम, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम, इसकी वैल्यू जो होगी वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम इंटरसेक्शन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्राइम होगी। इज दैट क्लियर? तो और इसमें एक को किसी एक को चेक कर लेते हैं कैसे ये प्रूफ होगा, रेस्ट दो फिर आपके लिए उसी तरह से होमवर्क की तरह हो जाएंगे, आप उसको प्रूफ करिएगा, ठीक है ना। तो जरा देखो, इसमें अगर मान लो कि दो सेट है मेरे ए एंड बी, लेट दिस इज ए, दिस इज बी, ओके। अब जरा देखो मैं इसको प्रूफ कर रहा हूं, फर्स्ट वन को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम इंटरसेक्शन बी। अब इसमें देखो ये वाला जो सर्कल है जो ए है, तो ए प्राइम क्या होगा? अपार्ट फ्रॉम दिस एंटायर वन विल बी द ए प्राइम, है ना। तो अगर मैं उसको सपोज करो ग्रीन कलर से कवर कर रहा हूं, तो जो ये पोर्शन है जो मैं ग्रीन कलर से कवर करके दिखा रहा हूं, दिस इज योर, क्या है बताओ भाई? ग्रीन कलर वाला पोर्शन ए प्राइम होगा, और उसमें वो इंटरसेक्शन किसके साथ कह रहा है? बी के साथ। तो मान लो ये ब्लू कलर के साथ मैं बी वाले को दिखा रहा हूं, ये है बी। तो अब इंटरसेक्शन पोर्शन में तुम्हें कौन सा पोर्शन दिख रहा है? क्या ये पोर्शन मेरे को दिख रहा है जो इंटरसेक्शन में है? बोलो, इतना ही पोर्शन तुम्हारा है ए प्राइम इंटरसेक्शन बी, यस और नो? बोलो भाई, समझ में आ रही बात? तो इस वाले पोर्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए ए प्राइम इंटरसेक्शन बी, दिस इज नथिंग बट, मैं कह सकता हूं कि ये प्रोबेबिलिटी ए में ए इंटरसेक्शन बी को माइनस किया जा रहा है, यस और नो? तो ए प्राइम इंटरसेक्शन बी इज नथिंग बट इट इज प्रोबेबिलिटी ए माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ये चीज सबको क्लियर हो रही है? इज दैट ओके? है ना। अब चूंकि ए एंड बी दोनों इंडिपेंडेंट हैं, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी। बोलो, अरे हाँ या ना? माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी। अब अगर इसमें मैं प्रोबेबिलिटी ए कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा अंदर? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बी। और मैंने कल पढ़ाया था कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दिस विल गिव प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्राइम। बोलो, क्या कुछ गलती है क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम इंटरसेक्शन बी, ओ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी है। तो ये बताओ, हाँ फिगर में गलती आ गई, उसको बोलो भाई, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, दिस इज, फिगर से देखो तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यस और नो? और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये क्या दे देगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम। इज दैट ओके? यही हमको प्रूफ करना था कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट होंगे तो प्रोबेबिलिटी ए प्राइम इंटरसेक्शन बी इज नथिंग बट इट इज प्रोबेबिलिटी बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम। इज दैट क्लियर? है ना। देखो ना, ए प्राइम इंटरसेक्शन बी मतलब ये वाला पोर्शन था मेरा,
है ना। तो ये क्या है, पूरे बी में से ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट करना है, तो दैट विल गिव यू ए प्राइम। तो प्रोबेबिलिटी बी इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए। क्लियर है। तो इसी तरह से ये दोनों हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, बोलो। तो विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम यू कैन प्रूव, है ना। तो दिस इज होमवर्क, यू डू बाय योर ओन। ओके, नेक्स्ट इसी में प्रॉपर्टी आती है कि अगर ए एंड बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी का मतलब प्रोबेबिलिटी ए व्हाइल बी हैज बीन अकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ए प्राइम व्हाइल बी हैज बीन अकर्ड, ये इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, सब्जेक्टेड टू कंडीशन दैट कि बी दिस शुड नॉट बी 5, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी 0 नहीं होनी चाहिए। इज दैट ओके? समझ में आई मेरी बात? तो अब इसको कैसे आप प्रूफ करोगे कि प्रोबेबिलिटी ए व्हाइल बी हैज बीन अकर्ड प्रोबेबिलिटी ए प्राइम व्हाइल बी हैज बीन अकर्ड दैट विल गिव यू 1। बोलो भाई कैसे होगा? देखो, प्रोबेबिलिटी ए व्हाइल बी हैज बीन अकर्ड, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी। बोलो, ये हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ रखी है। इज दैट ओके? प्लस ए प्राइम व्हाइल बी हैज बीन गिवन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी बी। ओके, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो अब देखो, ये है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ए प्राइम इंटरसेक्शन बी। अब देखो, समझने की कोशिश करो। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या कह रहा है? ए एंड बी साइमल्टेनियसली हो रहे हैं साथ में, है ना। ए प्राइम इंटरसेक्शन बी, ये क्या कह रहा है कि ए ना हो और बी हो रहे हैं, ये भी दोनों साथ में। तो इज इट फिजिबल कि दोनों एक साथ हो सकते हैं? ये होगा तो ये नहीं, और ये होगा तो ये नहीं। परफेक्ट है ना। तो इसका मतलब है ये दोनों इवेंट कैसी हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एग्जॉस्टिव नहीं, दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एक होगी तो दूसरी नहीं होगी। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रही मेरी बात? अगर ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं तो मैं कह सकता हूं कि दिस इज 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी बी। और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो मैंने क्या कहा था कि प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी। यस और नो? तो अगर दिस प्लस दिस है तो इसको मैं कह सकता हूं कि दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए प्राइम इंटरसेक्शन बी के बराबर होगा। हाँ या ना? अरे बोलो, होगा। अब देखो, ए इंटरसेक्शन बी और ए प्राइम इंटरसेक्शन बी, तो जरा वेन डायग्राम पे फिर से एक बार नजर मारो। ये है ए, दिस इज बी। ए इंटरसेक्शन ए प्राइम इंटरसेक्शन बी, ए प्राइम इंटरसेक्शन बी कितना पोर्शन था? ये वाला था। ए प्राइम इंटरसेक्शन बी अभी हम लास्ट में हम लोग देख के गए थे, तो दिस इज दिस वन। और ए इंटरसेक्शन बी क्या है? वो ये वाला पोर्शन है। हाँ या ना? तो ये दोनों का सम क्या दे रहा है? बी। तो दिस गिव्स यू प्रोबेबिलिटी बी, तो 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो दिस वैल्यू विल बी 1। इज दैट ओके? तो अगर कोई समझ में आया तो दिस इज द प्रूफ कि अगर दो इवेंट आपके दी गई हैं ए एंड बी, तो प्रोबेबिलिटी ए व्हाइल बी हैज बीन अकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ए प्राइम व्हाइल बी हैज बीन अकर्ड, इसका सम जो होगा वो हमेशा 1 के बराबर होगा। इज दैट ओके? क्लियर है? ओके। फिर मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी में, है ना। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन में मैंने क्या कहा था कि प्रोबेबिलिटी बी व्हाइल ए हैज बीन अकर्ड विल बी नथिंग बट इट इज प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ए। ये पढ़ाया था मैंने। तो मैं कह सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज नथिंग बट इट इज प्रोबेबिलिटी ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हाइल ए हैज बीन अकर्ड। तो ये तुम्हारी जो है, इसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जिस पे हम लोग ने लास्ट टर्म पे डिस्कस किया था। क्लियर है? अब आप नेक्स्ट पढ़िए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एडिशन, है ना। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एडिशन,
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एडिशन। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एडिशन क्या कहता है कि सपोज कर लो कि हमारे कोई दो इवेंट हैं ए एंड बी, कोई भी दो इवेंट ए एंड बी हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली मान लो इसमें एन ए है और इसमें जो है वो एन बी है, ठीक है। अगर हम लोग इसका वेन डायग्राम बनाए, दिस इज ए दिस इज बी, तो हमको मालूम है कि एन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इधर इन ए और इन बी, या हम इसी को कहते हैं कि एटलीस्ट इन एनी वन, यस और नो। यूनियन जब भी लगेगा तो क्या होगा, एटलीस्ट इन एनी वन, है ना। तो दिस इज इक्वल टू क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बोलो भाई, क्लियर है। इसमें अगर हम दोनों साइड पे सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दें नंबर ऑफ एलिमेंट, तो एन ऑफ ए यूनियन बी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस इज एन ए अपॉन एन एस प्लस एन बी अपॉन एन एस। समझ में आ रही मेरी बात, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस। अब एन ए यूनियन बी अपॉन एन एस ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रोबेबिलिटी ए दिस इज और दिस इज, तो मैं कह सकता हूं कि दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, दिस कम्स आउट टू बी प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये जो है ये कहलाती है आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एडिशन ऑन प्रोबेबिलिटी। ए इंटरसेक्शन बी क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है, ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी, ओके। ए यूनियन बी किसको करती है, ए और बी, समझ में आया। या इसी को हम दूसरा क्या कहते हैं, एटलीस्ट वन, कम से कम कोई एक तो होगा। इज दैट ओके, बोलो भाई, समझ में आ रही है मेरी बात। हाँ, तो अब अगर इसको हम लोग तीन में अब यूज करना चाहें तो क्या हो जाएगा, तीन अगर इवेंट है ए बी सी, तो ए यूनियन बी यूनियन सी, दिस विल गिव यू प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी प्लस प्रोबेबिलिटी सी माइनस प्रोबेबिलिटी दो का कॉम्बिनेशन, जो हम लोग ऑलरेडी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ चुके हैं। क्यों भाई, किसमें ये पढ़ा था हम लोगों ने, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, याद है कि नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी यूनियन सी विल कम आउट टू बी दिस वन, है ना। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी एक की प्रोबेबिलिटी, एटलीस्ट कोई एक की तो प्रोबेबिलिटी होगी। ए बी सी क्या कर करने में एटलीस्ट वन, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन हो सकते हैं, फिर कोई कोई दो भी हो सकते हैं, है ना। और फिर हम लोगों ने ये भी पढ़ रखा था कि डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब अगर वो बात करेगा नाइदर वन नॉर टू, है ना, नाइदर नॉर, तो क्या करेंगे हम लोग कि प्रोबेबिलिटी ना तो ए हो ना बी हो, तो प्रोबेबिलिटी ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नाइदर ए नॉर बी, ना तो ए हैपन करे ना बी हैपन करे, तो दिस इज नथिंग बट इट इज वन माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, आइदर ए और बी, और जब उसको वन से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो दिस विल गिव यू द नाइदर ए नॉर बी, है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। समझ में आ गया कि कैसे हमको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एडिशन का यूज करना होगा, है ना। तो अब जरा देखो, अब ये तो हुआ तुमको बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक टर्म्स जो कि प्रोबेबिलिटी में हमारे को यूज होने। दो चीजें और समझ लो किसी भी इवेंट्स के लिए, ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स इन अगेंस्ट, है ना। तो लिखो ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट, ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट। देखो जब भी कभी दिया जाएगा ऑड्स इन फेवर, ठीक है ना,
प्रोबेबिलिटी के टर्म्स पे। तो ऑड्स इन फेवर का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फेवर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगेंस्ट। ठीक है, तो मान लो अगर कोई इवेंट तुम्हारा जो है ई को हमें रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये तुम्हारा क्या देगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फेवर ऑफ ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अगेंस्ट ऑफ ई, है ना। तो वो कैसे देगा, ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट लिख देगा। फॉर एग्जाम्पल, तो इससे हम प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो सैंपल स्पेस क्या होगा, ये तो तुमको क्लियर है। सैंपल स्पेस तो ये होगा कि दोनों के, एक का होने के और ना होने के नंबर्स को ऐड करोगे तो दिस विल गिव यू द सैंपल स्पेस। तो एन ई प्राइम कैसे निकल के आएगा, एन ई प्राइम क्या हो जाएगा, एन एस माइनस एन ई, वो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे। ठीक है, तो तुमको क्या निकल के आएगा, ऑड्स इन फेवर। अब देखो ऑड्स इन फेवर, जैसे सपोज करो तुमको दिया, उसने लिख के कहा कि ऑड्स इन फेवर इज 3:7, लेट अस अज्यूम, उसने दे दिया। तो इन फेवर में कितने हैं, 3, अगेंस्ट में कितने हैं, तो सैंपल स्पेस कितना है, 10। तो प्रोबेबिलिटी फेवर की कितनी हो जाएगी, नहीं समझ में आया, समझ में आया है ना। अगर ऑड्स इन फेवर लिखा हुआ है 3/7, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी फेवर की, वो कितनी हो जाएगी, 3/7 + 3, दैट इज 3/10। इज दैट क्लियर, बोलो भाई, क्लियर है ये चीज, है ना। ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट। अब ऑड अगेंस्ट द इवेंट अगर तुमको दे रखा है तो वो हमेशा होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्या हो जाएगा, अगेंस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फेवर। So that is n e dash divided by n e हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। तो इस वाले केस में जस्ट पहले वाले का अपोजिट होगा। तो जैसे पहले वाले केस में था ऑड्स इन फेवर, सपोज करो ऑड्स इन फेवर, अगर उसने लिख के दिया कि ऑड्स इन फेवर जो है वो 3/7 है, तो ऑड्स अगेंस्ट में क्या हो जाएगा, ऑड्स अगेंस्ट में क्या हो जाएगा, 7/3। ये समझ में आ जाएगा कि इन फेवर में जो दिया है तो अगेंस्ट में जस्ट अपोजिट हो जाएगा। और इससे तुम्हारी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3/10। और अगर ऑड्स अगेंस्ट दिए तब प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/10। 7/10 नहीं है, इट इज स्टिल 3/10। वो रिप्रेजेंट करने का तरीका दो डिफरेंट है। तो जब ऑड्स इन फेवर लिख के देगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग द इवेंट विल बी जो न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। और जब ऑड अगेंस्ट देगा किसी भी इवेंट के तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट विल बी डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। या फिर आप ऑड अगेंस्ट को पहले किस में कन्वर्ट कर लो, ऑड्स इन फेवर, और फिर उसके बाद आप उसकी प्रोबेबिलिटी बता दीजिए। नहीं समझ में आया। जैसे सपोज करो मैंने कहा ऑड अगेंस्ट एन इवेंट इज 5:2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी हो जाएगी, 2/7, क्योंकि 2 डिनोमिनेटर में है और ऑड अगेंस्ट की मैं बात कर रहा हूं। इज दैट क्लियर, नहीं समझ में आया, क्लियर है। तो कभी कभी क्वेश्चन में वो प्रोबेबिलिटी को ऑड अगेंस्ट और ऑड इन फेवर में लिख देते हैं, है ना। तो ऑलवेज रिमेंबर, ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए कि ऑड अगेंस्ट एंड ऑड इन फेवर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्लियर है, बोलो कोई डाउट। अब देखो
अभी तक हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन और प्रोबेबिलिटी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करी, ठीक है ना। इसमें हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी का जो टर्म्स उससे रिलेटेड होंगे क्वेश्चन से, इसके बारे में जाना। फिर हम लोगों ने देखा कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एडिशन, ये हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी में देखा। क्लियर। अब देखो प्रोबेबिलिटी में जो क्वेश्चंस आएंगे वो अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसमें वो दो तरीके के होंगे। एक तो तुमको देखो प्रोबेबिलिटी में जो क्वेश्चन होगा वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से बहुत होता है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। तो ये ऑलरेडी तुम पढ़ चुके हो, है ना। तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करने के लिए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक। दूसरा, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, जो अभी हम लोगों ने देखो इतना पढ़ रहे थे। तो इसमें तुम देख रहे थे कि ए यूनियन बी और ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसमें हम लोग ने वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करके क्वेश्चनों को इजिली बना रहे थे। तो अब हम लोग थोड़े से क्वेश्चन जो इन पे बेस्ड अभी तक पूछे गए, जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के सिंपल क्वेश्चन, अभी हम लोग ने प्रोबेबिलिटी का तो सिंपल प्रोबेबिलिटी पढ़ रखी है ना। तो इस पे बेस्ड देखो किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं और उनको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, दैट वी विल लव। ओके, तो वन बाय वन हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखते चलेंगे। और देखो क्वेश्चन है, ये आईआईटी एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है कि E एंड F बी द टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। उसने कहा कि E और F जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। The probability that exactly one of them occur is 11/25 and the probability of none of them occurring is 2/25. If PT denotes the probability of occurrence of an event T, then फिर आपको ये फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो देखो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो हमेशा सबसे पहले तो वेन डायग्राम आप बना लो। क्या कर लो, तो दो इवेंट है तुम्हारी, कौन कौन सी, ई है, एफ है। ओके, जब भी वेन डायग्राम बनाओ तो वेन डायग्राम के क्वेश्चन को बहुत सिंप्लीफाइड वे में कर सकते हो तुम, कि जितने भी पोर्शन है इन पोर्शन को आप अपनी तरफ से नंबरिंग दे दीजिए, ठीक है। तो मान लो कि इस पोर्शन को मैंने दिया ए, इसको दिया बी और इसको दिया सी, ये इनके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज को रिप्रेजेंट करना। तीन ही तो पोर्शन है कि और भी कोई पोर्शन है, बोलो। तीन पोर्शन है, तो इसको मैंने दिया ए, इसको बी, इसको सी। तो प्रोबेबिलिटी ई क्या है इसमें, अरे इसमें बताओ प्रोबेबिलिटी ई क्या है, ए प्लस बी। अरे वेन डायग्राम में देखो भैया, इसमें 2/5 और 3/5 मत बोलो, इसमें प्रोबेबिलिटी ई क्या है, ए प्लस बी, और प्रोबेबिलिटी एफ क्या है, बी प्लस सी। समझ में आ रही है। वेन डायग्राम को बना के क्वेश्चन को करा करो, है ना, और इस पे सब पे नंबर दो। अब वो देखो तुमसे क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर इज 11/25। एग्जैक्टली वन, या तो ए ई करेगी या एफ करेगी। तो इसमें सिर्फ और ई का ही पोर्शन आए वो कौन सा है, ए। सिर्फ एफ का ही पोर्शन है वो कौन सा है, इसका मतलब उसमें ए प्लस सी की वैल्यू दे रखी है 11/25। यस और नो, नहीं समझ में आ रही, मेरी बात समझ में आ रही है। तो क्या है, ए प्लस सी, दिस इज 11/25, ठीक है। एंड द प्रोबेबिलिटी नन ऑफ देम अकर इज 2/25। अब दोनों में से कोई भी अकर नहीं कर रही है, नाइदर ई नॉर एफ। अगर ये 2/25 है तो आइदर ई और एफ क्या होगा, 1 - 2/25। अभी हम पढ़ा के गए थे कि आइदर और, है ना। तो 1 - 2/25 करोगे तो कितना आ जाएगा, 23/25। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी को रिप्रेजेंट करेगा 1 - 2/25। यस और नो, अरे बोलो भाई, इज 1 - 2/25, दिस इज 23/25। क्लियर है। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो बी आ जाएगा। तो व्हाट इज बी, 12/25। अब बी है क्या,
ई इंटरसेक्शन एफ, है ना। तो मतलब प्रोबेबिलिटी ई इंटू प्रोबेबिलिटी एफ एक्चुअल में भी है कि नहीं? तो प्रोबेबिलिटी ई इंटू प्रोबेबिलिटी एफ इज एक्चुअल में है तुम्हारा 12/25, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट इवेंट दे रहा है, उसने सबसे पहले रखा है कि ई एंड एफ इंडिपेंडेंट है। तो अगर तुम ऐसे ही ऑप्शन को अगर देखो तो तुमको देखो ए और डी तो ऐसे ही दिख रहा है, तो यू कैन ऐसे ही मार सकते हो कि सर ये ए और डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट करो, देखो 12/25 आ रहा है ना। बोलो, ठीक है। तो ये तो हो गया कि सर ये तो मतलब हमको ऑप्शन में दिया है इसलिए हमने देख के कर दिया। हम इसको एक्चुअल में निकालेंगे कैसे? तो प्रोबेबिलिटी ई एंड प्रोबेबिलिटी एफ ये तो तुमको मिल गया 12/25। अब क्या करोगे? बोलो, अब हम लोग क्या करें? प्रोबेबिलिटी ई इंटू प्रोबेबिलिटी एफ, दिस कम्स आउट टू बी 12/25। तो मतलब एक तरह से अगर मान लो इसको तुम x से रिप्रेजेंट कर रहे हो और इसको y से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए है कि x y की वैल्यू तो 12/25 दी है, हाँ या ना? और क्या क्या दे रखा है उसने? इसमें से देख लो, किसी भी एक इक्वेशन को यूज कर लो। ए तुम्हारा क्या है? ए प्लस बी तुम्हारा एक्स है और बी प्लस सी तुम्हारा वाई है। बोलो, तो यहां से एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी। अरे भाई एक्स क्या है? ए प्लस बी। बोलो, और वाई क्या है? बी प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी तुम्हारा x प्लस वाई के बराबर हो जाएगा। a प्लस सी की वैल्यू मालूम है, बोलो a प्लस सी तुमको मालूम है और 2b की वैल्यू तुम्हें मालूम है, तो x प्लस वाई निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? x प्लस वाई, बताओ जल्दी क्या हो जाएगा? a प्लस सी प्लस 2b। तो a प्लस सी इज 11/25 प्लस 2b 24/25, कितना आ जाएगा? 35/25। तो ये हो जाएगा 7/5। तो देखो x प्लस वाई तुम्हारा आ गया 7/5, अरे हाँ या ना? और एक्स वाई कितना आ गया? 12/25। अब ये दो इक्वेशन तुम सॉल्व एक्स और वाई के लिए नहीं कर पाओगे, जैसे ही रखोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएंगे एंड यू विल गेट द आंसर। इज दैट क्लियर? और देखो अगर x प्लस वाई को ऐड करोगे तो 4 3 7/5। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? तो ये तुम्हारा एडवांस 2011 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, है ना? तो इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो ये तुम्हारा जेई मेंस में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या था कि प्रोबेबिलिटी ए 1/3 है, प्रोबेबिलिटी बी 1/5 है, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी 1/2 है, और प्रोबेबिलिटी ए वाइल बी प्राइम हैज बीन अकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी बी वाइल ए प्राइम हैज बीन अकर्ड, इसकी वैल्यू तुमसे पूछी जा रही है। कैसे करेंगे इसको? बोलो भाई। अब देखो अगर ये तुमने वेन डायग्राम बना दिया, अब देखो वेन डायग्राम से हम लोग क्वेश्चन को कर रहे हैं, है ना? ये है मेरा ए, ये है बी। मैंने क्या कहा? सबसे पहले क्या कर दिया करो? नंबर दे दो हर एक ब्लॉक को। तो दिस इज स्मॉल ए, दिस इज स्मॉल बी, दिस इज स्मॉल सी। क्लियर है? बोलो भाई। ए यूनियन बी ये क्या देगा? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1/2, हाँ या ना? अब जरा देखो, प्रोबेबिलिटी ए 1/3, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1/3। यहां से सी निकल आएगा, आराम से निकाल सकते हो। कितना हो जाएगा? 1/2 माइनस 1/3 कितना आया? 1/2 माइनस 1/3, बट इट कम्स 1/6। सी की वैल्यू आ गई 1/6।
बोलो भाई, क्लियर है? प्रोबेबिलिटी बी क्या है? बी प्लस सी। तो बी प्लस सी की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है? 1/5। तो हमको जरा बताओ ए कितना आ जाएगा? 1/2 माइनस 1/5, दिस इज 3/10। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 3/10। सी की वैल्यू 1/6। तो जरा बी बताओ हमको कितनी आ गई? ए प्लस बी की वैल्यू तुमको है 1/, ये क्या हो गया? हाँ, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 1/3। और a तुम्हारा है 3/10। तो b की वैल्यू बताओ। 1/3 माइनस 3/10, 10 में से 9 गया, 1/30। बोलो, कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, ठीक है? तो तुमको ए बी सी ये सारी चीजें मिल गई, है ना? बोलो, अब वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ए व्हाइल बी डैश हैज बीन गिवन। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तुम्हारा क्या होगा? व्हाट इज दिस? प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी प्राइम अपॉन प्रोबेबिलिटी बी प्राइम, यस और नो? अब देखो, ए इंटरसेक्शन बी प्राइम, ध्यान से समझना, ए इंटरसेक्शन बी प्राइम, बी प्राइम में से ए का इंटरसेक्शन लोगे तो स्मॉल ए वाला पोर्शन है, बोलो। तो यानी ये क्या लिखा हुआ है? स्मॉल ए अपॉन, अब प्रोबेबिलिटी बी प्राइम क्या होगी? प्रोबेबिलिटी बी प्राइम क्या हो जाएगी? 1 माइनस बी प्लस सी, 1 माइनस बी प्लस सी। नहीं समझ में आ रहा? तो दिस इज 1 माइनस बी प्लस सी। इज दैट क्लियर? ए की वैल्यू तुम निकाल चुके हो 3/10। बोलो भाई, अरे बोलो, अपॉन 1 माइनस, और बी प्लस सी कितना है भाई? बी प्लस सी की वैल्यू निकाल के बता दो। 1/6 प्लस 1/30, तो दैट इज 5/30, 6/30, 1/5, आई थिंक 1/5। क्यों? चेक कर लेना भाई। तो ये आ गया 4/5, दैट इज 8/10। तो इसकी वैल्यू आ गई 3/8। इसकी वैल्यू आ गई 3/8। समझ में आया? ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। अब नेक्स्ट वाला, इसको जरा बताओ। तो ये क्या है? प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन ए प्राइम अपॉन प्रोबेबिलिटी ए प्राइम। अब प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन ए प्राइम कौन सा पोर्शन दिखा रहा? सी। बोलो भाई, तो दिस इज सी अपॉन 1 माइनस ए प्राइम क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। अरे बोलो भाई, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? व्हाट इज सी? 1/6 अपॉन, इसकी वैल्यू जरा कैलकुलेट करके बताओ। ए प्लस बी 1 माइनस ए प्लस बी करोगे तो 2/3। क्यों? तो ये हो जाएगा 4/6, तो 1/4। तो दिस गिव्स यू 1/4। तो 1/4 दैट इज 2/8, और ये है 3/8, तो 5/8 विल बी योर आंसर। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नहीं समझ में आया? समझ में आया कि हम क्या करेंगे? वेन डायग्राम को बना के हर पार्ट को नंबर दो और अकॉर्डिंगली आप उसको चेंज करते जाइए। क्लियर है? चाहे जितना टफ क्वेश्चन होगा, अगर आप इस तरीके से बना के करोगे, आप आराम से क्वेश्चन कर ले जाओगे, है ना? क्योंकि इसमें फिर कहीं से कोई गलती होने के चांस नहीं होते हैं। अब दिया है, देखो, A and B आर द टू इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी A is 0.2 and probability A union B is 0.7. A and B are independent events, then probability B. कर लोगे? कैसे करेंगे? यस सर तो सब लोग बोल दिए हैं। क्या करेंगे हम लोग? बोलो भाई, क्या करेंगे? हाँ, वो जीरो हो जाएगा। इंडिपेंडेंट में भैया ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी हो जाती है। जीरो हमने कब पढ़ा दिया? देखो, यही कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे भैया। तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी क्या होता है? पहले तो सिंपल ए यूनियन बी इज
प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। और चूंकि वो इंडिपेंडेंट है तो क्या मैं डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी ए प्रोबेबिलिटी बी लिख सकता हूं? हाँ लिख सकते हूं। बोलो भाई, प्रोबेबिलिटी ए हमको पता है और प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी भी मालूम है, दिस इज 0.7, इट इज 0.2 प्लस प्रोबेबिलिटी बी कॉमन ले लो तो 1 माइनस 0.2, अरे हाँ या ना, तो ये बन गया 0.8, ये आया 0.5, 0.85 तो सी विल बी द आंसर। नहीं हो जाएगा तो प्रोबेबिलिटी बी इज 5/8। आसान था ये तो, बहुत ही ज्यादा। हाँ अब ये क्या क्वेश्चन है, कह रहा है दिस आर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स डिफाइंड ऑन ए सैंपल स्पेस S, देन द सेट ऑफ ऑल ट्रू वैल्यूज ऑफ P इज। अच्छा क्वेश्चन है, क्या क्या माइंड में चल रहा, कैसे करेंगे? उसने कहा कि कोई 3 इवेंट्स हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी ये है और तीनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो P की रेंज क्या होगी? कैसे करेंगे इसको? छोड़ देंगे, है ना, सबसे आसान तरीका होता है क्या, छोड़ दो। क्या चल रहा है माइंड में, कैसे करेंगे? जितना हमने पढ़ाया है उसकी इंफॉर्मेशंस का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बताओ हमको जरा, बोलो बोलो बोलो। सबसे पहले तो उसने देखो क्या दिया है, ये प्रोबेबिलिटी दी है, कोई भी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होगी। अरे होगी कि नहीं होगी, बोलो। तो तुम्हारे को सबसे पहले चेक करना होगा कि हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में जाए, तो पी का कुछ रेंज जाएंगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल पहले वाले के लिए करोगे तो 1 + 3p/4, ये कहां से कहां तक जाना चाहिए, 0 से 1, क्योंकि भाई 0 से बड़ी ही होगी और 1 से छोटी ही होगी, हाँ है ना। इसका मतलब क्या होगा कि 4 ≤ 1 + 3p ≤ 4, नहीं 4 नहीं 0, आई एम सॉरी, अरे बोल दिया करो भाई। तो ये क्या होगा, -1 लेस है, तो ये बोला नहीं जा रहा क्या, तो 1 + 3p/3, तो 0 <= 1 + 3p <= 3, तो ये हो जाएगा -1 <= 3p <= 2। तो p की वैल्यू कहां से कहां तक गई भैया इस केस में, 2/3। बोलो भाई, ये तो 1 के लिए आया, ये तो 1 के लिए आया। अब दूसरे के लिए चेक करो तो वो क्या होगा, 0 <= क्या दिया है, 1 - p/4। अरे बोलो भाई, तो 0 1 - p <= 4, तो यहां से p क्या हो जाएगा, -1 - p <= 3। तो p कहां से कहां तक जाएगा, -3 से 1, क्यों भाई, बोलो भाई। अब तीसरे के लिए भी देखोगे, नहीं देखेंगे, तो तीसरे के लिए क्या होगा, 0 <= 1 - 2p/2 <= 1, तो 0 <= 1 - 2p <= 2, -1 <= -2 ये इधर जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब अपन कर रहे हैं -2 से डिवाइड कर देंगे तो ये दे देगा -½ <= p <= 1/2। बोलो भाई, तो ये कह रहा है p की वैल्यू -½ से हाफ। अब देखो मेरे पास ये 3 इंटरसेक्शन p के निकल के आ चुके हैं, क्लियर है, हमको ओवरऑल निकालना है। तो अभी तो हमने इन 3 की उससे ये निकाला कि p मेरा कुछ ये ऐसे जा रहा है, क्लियर। अब उसने स्टेटमेंट दिया है, ये तीनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो क्या मतलब हो गया, तीनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी A प्लस प्रोबेबिलिटी B प्लस प्रोबेबिलिटी C होगा, है ना। और ऑन ए सैंपल स्पेस S, और इसी सैंपल स्पेस S पे है तो इन तीनों का सम 1 के बराबर होगा। बोलो भाई, तो मतलब दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू 1। बोलो भाई, होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 1। क्यों लेस देन और इक्वल टू 1?
क्योंकि ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू जो होगी वो हमेशा एक से छोटी ही होगी, किसी भी सैंपल स्पेस पे होगी। तो 1 अगर होगी तब तो वो तुमको एग्जैक्ट सैंपल स्पेस दे देगा, लेकिन सैंपल स्पेस पे तो है नहीं। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं भाई? 3 अगर ये है तुम्हारा तो ए यूनियन बी यूनियन सी, ये प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी? कब? जब वो तीनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। और ये चीज जो होगी ये हमेशा कहां से कहां तक लाई करेगी? 0 से 1 के बीच में होगी, नहीं करेगी? तो चेक कर लो अब जरा, इन तीनों का सम निकाल के बताओ मेरे को कितना आया। अब इसका सम निकालो इन टर्म्स ऑफ पी, तो आराम से आप निकाल सकते हो। दैट इज 1 + 3p अपॉन 2 प्लस 1 - p अपॉन 4 प्लस 1 - 2p अपॉन 2। तो एलसीएम आ जाएगा 4, 1/4 कितना आएगा? 3p/3, तो आ जाएगा 12। तो सॉल्व करो ना भैया, चेक कर लो, इसकी वैल्यू निकाल के बताओ हमको कितनी आई। दिस इज 1/12, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 + 12p प्लस इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 - 3p प्लस 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 - 12p। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 3 7 और 6 13, 13 - 3p है ना अपॉन 12। अब ये 13 - 3p अपॉन 12, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करनी चाहिए? 0 से 1। तो 0 लेस देन 13 - 3p अपॉन 12 लेस देन इक्वल टू 1। क्यों भाई? यही तो हो जाएगा। तो 0 लेस देन इक्वल टू 13 - 3p लेस देन और इक्वल टू 12। तो ये हो जाएगा -13 लेस देन इक्वल टू -3p लेस देन और इक्वल टू -1। तो ये हो जाएगा 1/3 लेस देन इक्वल टू p लेस देन इक्वल टू 13/3। तो p की ये एक वैल्यू आई। तो अब आपके पास p की ये 4 वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है? बोलो भाई। तो अब इसको कैसे करोगे? नंबर लाइन पे लोगे इनको, सारे नंबर लाइन पे अगर आप लोगे तो चेक करो कितना आएगा। 1/a आ रहा है, ठीक है? तो आप लोगों ने कैलकुलेट किया तो दिस कम्स टू बी a। तो a विल बी द आंसर, दैट इज 1/3 to 1/2। समझ में आया कि क्या करा जाएगा, है ना? नंबर लाइन पे लेके अब कॉमन आंसर निकाल देना है, तब जो सारे को सेटिस्फाई कर रहा होगा। बोलो, इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो। अब ये क्वेश्चन आपका है कि E1 एंड E2 आर द 2 इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी E1 दे रखी है, प्रोबेबिलिटी E2 while E1 has been given is equal to 1/2 है, एंड प्रोबेबिलिटी E1 while E2 has been given is 1/4 है। और फिर आपसे उसने 4 ऑप्शंस दिए हैं, है ना? और पूछ रहा कि इसमें से क्या क्या हो सकती है। कैसे करेंगे इसको? बोलो। देखो, उसने प्रोबेबिलिटी E1 दे रखी है, E2 while E1 has been given, इसको कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 while E1 has been given is nothing but it is probability of E2 intersection E1 upon probability E1। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 1/2 is equal to probability of E1 intersection E2 upon probability of E1 कितनी है? 1/4। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 जल्दी बताओ कितनी आई? बोलो। ये 4 ऊपर चला जाएगा 1/8। क्यों भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 की वैल्यू 1/8, करेक्ट है ना? अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी E1 while E2 has been given is 1/4। तो देखो इससे तुम क्या निकालोगे कि 1/4 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, हाँ या ना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू 1/4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, दैट इज 1/8, तो दैट इज 1/32। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की वैल्यू है 1/32।
और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है 1/4 और E1 इंटरसेक्शन E2 इज 1/8। बोलो क्लियर है? अब आपसे पूछ रहा है देन E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर इंडिपेंडेंट है तो E1 इंटरसेक्शन E2, कैलकुलेशन गलत तो नहीं हुई है कहीं? कहां गलत हो गई? ये 4 ऊपर जाएगा तो 1/8 ही तो हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अच्छा 4 इंटू 4 हो जाएगा ना। ओ आई एम सॉरी, तभी मेरे को लग रहा था कुछ। ये 4 इंटू 1/8 हो जाएगा ना, दैट इज 4 इंटू 1/8, तो दिस कम्स आउट टू बी 1/2। 1/2 ना, ओके। तो अब देखो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/4, दोनों को मल्टीप्लाई करो 1/8, जो कि प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन E2 को दे रहा है। इज दैट ओके? तो कहां है? E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट, ये तो करेक्ट है। बोलो भाई, कह रहा है E1 एंड E2 आर एग्जॉस्टिव। तो E1 और E2 एग्जॉस्टिव कब होंगे? जब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 की वैल्यू 1 दे दे, तभी तो एग्जॉस्टिव होंगे। मैंने एग्जॉस्टिव क्या कहा था? जो पूरे सैंपल स्पेस को कवर करे। तो आप निकालोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2, तो ये क्या दे देगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दैट इज 1/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, व्हाट इज E2? 1/2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 दैट इज 1/8। तो ये कितना हो जाएगा? 2/4, 3/4 माइनस 1/8। ऑब्वियसली ये तो 1 तो नहीं होगा, लेस देन 1 होगा, है ना? तो ये एग्जॉस्टिव नहीं है ना? फिर वो क्या कह रहा है? E2 इज ट्वाइस एज लाइकली टू अकर एज E1। करेक्ट है, क्योंकि E2 की प्रोबेबिलिटी E1 की प्रोबेबिलिटी से 2 टाइम्स है। करेक्ट है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। बोलो। फिर कह रहा प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इवेंट E1 इंटरसेक्शन E2, E1 एंड E2 आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 1/8, E1 की 1/4, E2 की 1/2। ऑब्वियसली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये 3 ऑप्शंस करेक्ट है। नहीं समझ में आया? इज दैट ओके? समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट, हाँ अब देखो, ये एडवांस 2002 में क्वेश्चन आया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज 3/4, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C प्राइम इज 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्राइम इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C प्राइम इज 1/3। तो आपसे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी B इंटरसेक्शन C की वैल्यू फाइंड आउट करो, है ना? देखो अब ऐसा जब ये 3 जब यूज होने लगेगा, तो वेन डायग्राम में जो मैंने कहा था ना अभी कि आप पोर्शन को नंबर दे दो, तो उससे बहुत इजीली आप कैलकुलेट करोगे। कैसे? जरा देखो, हमेशा अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो तुरंत क्या करो? वेन डायग्राम बनाओ, हर पोर्शन को नंबर दे दो, ठीक है ना, अपने आप। तो देखो जरा, A B C, ये 3 मेरे इवेंट आ गई। बोलो भाई, चलो भाई नंबर देते हैं। तो देखो नंबर, इसको दिया A, इस वाले को दिया B, इसको दिया C, इसको दिया D, इसको E, इसको F और इसको G। सारे पोर्शन को तुमने नंबर दे दिए। बोलो भाई, अब देखो क्या कह रहा, प्रोबेबिलिटी B इज 3/4। प्रोबेबिलिटी B में क्या क्या है? B प्लस C प्लस E प्लस F, इसकी वैल्यू उसने दे रखी है 3/4। नहीं समझ में आया? क्लियर है? अब वो देखो, अब यहां समझो, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C प्राइम। अब देखो, A इंटरसेक्शन B करोगे तो ये B है प्लस E। A इंटरसेक्शन B क्या है? B प्लस E, और C के साथ प्राइम के साथ इंटरसेक्शन, तो B तुमको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो एक्चुअल में उसने ये वैल्यू किसकी दे रखी है? B की। तो B इज 1/3। नहीं समझ में आया? ये सेकंड इक्वेशन। थर्ड कह रहा है A प्राइम इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C प्राइम। अब देखो A प्राइम, तो A प्राइम को हटा दो तो ये पूरा पोर्शन है। बोलो भैया, जिसमें दिस है। बोलो, इसका इंटरसेक्शन B से ले रहे हो तो क्या आया?
बोलो C प्लस F, बोलो। और उसका इंटरसेक्शन C प्राइम से ले रहे हो, C, तो ये वैल्यू किसकी दे रखी है? C की। तो C की वैल्यू कितनी है? 1/3। अब वो कह रहा है B इंटरसेक्शन C भैया निकालो, तो B इंटरसेक्शन C क्या है? E प्लस F। तो देखो E प्लस F तुम्हें निकालना है, B तुम्हें पता है, C पता है, तो इसमें से ये दोनों घटा दो, E प्लस F आ जाएगा। नहीं समझ में आया? तो 3/4 माइनस 1/3 माइनस 1/3, 3/4 माइनस 2/3, तो 3/4 माइनस 2/3 करो। हाँ, 3/4 माइनस 2/3 कितना आ गया? 1/12। 1/12 है कोई ऑप्शन? हाँ, तो ए इज करेक्ट। नहीं समझ में आया? इजी। तो ऐसे अगर आप करोगे वेन डायग्राम पे बना के, तो इट्स विल बी वेरी इजी। अब इसमें तो पैसा ऐसा दिमाग में काम करता कि अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्राइम हम क्या करें, है ना? तो इस तरीके से ही किया करो। वेन डायग्राम के क्वेश्चन जो भी हैं इस तरह का, जहां पढ़ो तुरंत वेन डायग्राम बनाओ, हर पोर्शन पे नंबरिंग करो एंड यू गेट द आंसर। समझ रहे यार?